स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता माली साल में तरसीलात ज़र के जो नंबर्स रिलीज़ किए हैं वो हौसला अफजा हैं। 29.4 अरब डॉलर्स की एक साल में रेमिटेंसेज आई हैं, जो एक रिकॉर्ड है। मगर उसके बावजूद जून के महीने में 6.25 अरब डॉलर्स की दरामदाद रही हैं। फिर से प्रेशर पड़ रहा है कि कहीं पाकिस्तान में करंट अकाउंट खसारा बहुत बड़ा तो नहीं होगा। पाकिस्तान IMF को इस खसारे के साथ कैसे मना पाएगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे मईशत पर सवाल हम उनके सामने रखेंगे। तरीन साहब बहुत शुक्रिया। तरीन साहब 29.4 अरब डॉलर्स की रेमिटेंसेज बड़ी अच्छी खबर है, मगर जून के महीने में 6.25 अरब डॉलर्स की दरामदाद, उससे पहले मई में 632 मिलियन डॉलर का करंट अकाउंट खसारा। क्या हम एक दफ़ा फिर बहुत बड़े करंट अकाउंट खसारे की तरफ जा रहे हैं थोड़ी सी ग्रोथ आते ही? नहीं देखें, जो इंपोर्ट का बिल है उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हुई हैं और उसकी वजह से ऊपर जा रहा है ये। और बाकी हमारी जो है कोई मशीनरी वगैरह भी आ रही है, टर्फ वगैरह की, लेकिन ये नहीं है कि ये इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इंपोर्ट का बिल जो आपका है ये 5.5-6 बिलियन के दरमियान में रहना चाहिए, रहेगा अगर हमने ग्रोथ दिखाई। तो ये एक जो एक क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या हमारा करंट अकाउंट क्या अब सरप्लस रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा करंट अकाउंट अगले साल सरप्लस में रहेगा, थोड़ा डेफिसिट में ज़रूर जाएगा, बट इतना जाएगा कि जो कि बिल्कुल हम उसको संभाल सकते हैं। दूसरी साइड पे हम लोगों ने जिस तरीके से इंसेंटिवाइज़ किया एक्सपोर्ट्स वगैरह को, और फिर ये IT एक्सपोर्ट्स को, और फिर अब जो RDA जो भी है, RDA भी जो आ रहा है वो अभी 1.5 बिलियन तो आया है, लेकिन जो एक ही मार्केट से बहुत ज़्यादा आया है जो UAE की मार्केट है। तो हम अभी जाके इसको सही मार्केटिंग करेंगे पूरे गल्फ़ में, जिसमें सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा है, और यूरोप और अमेरिका में, और वहाँ क्योंकि ये हिट करता है प्रोफेशनल्स को, तो प्रोफेशनल तो वहाँ हैं, तो उससे भी हमारा ख्याल तवक्को है 3-4 बिलियन वहाँ से आना चाहिए। और फिर FDI भी इस दफ़ा आपको पता है JCC जो है वो मीटिंग फ्राइडे को हो रही है, तो चाइना का CPEC भी वो एक्टिवेट होगा। तो इंशाल्लाह जो है हमारी इनफ्लो जो है डॉलर की वो भी ज़्यादा होंगी। क्योंकि आपने FDI की बात की, मैं पहले उसी की बात कर लेता हूँ। 11 माह में 28% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी बढ़ रही है, मगर आउटफ्लो ही देखा गया है एक लंबे अरसे से। कोविड के दौरान भी मईशत मनफी होने के बावजूद भारत में 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। उनके जो रिजर्व्स हैं वो ऑल टाइम हाई पर पहुँच गए, तकरीबन 600 अरब डॉलर के करीब। पाकिस्तान में अब तो बिजली भी है, दहशतगर्दी भी नहीं है, क्यों उस हिसाब से FDI नहीं आ रहा है? बेटर मार्केटिंग, हमारी मार्केटिंग ही ठीक नहीं है। मतलब हमने इसको देखें, जो हमारा FDI है, हमारे पास इस वक्त तो सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारा चाइना है कि उन्होंने हमें पैसे दिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। अब हमारा काम है उनके पास जाके बैठ जाना। उनकी जो कंपनियां रीलोकेट हो रही हैं, वियतनाम में हो रही हैं, म्यांमार में हो रही हैं, कंबोडिया में हो रही हैं, थाईलैंड वगैरह में, उनको यहाँ भी लेके आना ना। वो क्या कर रहे हैं, वो सनसेट इंडस्ट्री को रीलोकेट कर रहे हैं, और उसमें टेक्सटाइल है, लेदर है, इस किस्म की कंपनीज़ हैं जो कि हमारे पास तो उसकी नो हाउ है, तो हम क्यों नहीं उनको इधर लेके आते। तो हमारी जो BOI की मार्केटिंग है वो एक किस्म से उसने बिलो एवरेज काम किया है। तो अभी वो चले गए हैं हमारे जो वो थे BOI चीफ, तो इसको रिवैम्प किया जाएगा। और CPEC जो है उसकी अथॉरिटी को भी जो है रिवैम्प करने की ये ज़रूरत है कि मार्केटिंग के लोग भी लाएँ। और इस तरीके से ये भी है कि जब जिस तरीके से कोरियंस हैं, बाकी हैं, वो भी आना चाहते हैं, लेकिन कोई पैकेज तो बनाए ना। हम पाकिस्तान को एक डिज़ायरेबल इन्वेस्टमेंट हमें हब बनाना चाहिए, और उसके लिए अच्छी मार्केटिंग की ज़रूरत है। सब आप साथ में एक्सपोर्ट की बात करते हैं, IT एक्सपोर्ट्स की भी बात करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, मगर बड़ी तवक्को थी कि टर्फ के तहत स्टेट बैंक ने सस्ते लोन्स दिए हैं तो पाकिस्तान में भी वैल्यू एडेड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगी जिस तरह बांग्लादेश में है। मगर टेक्सटाइल में जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा फिर स्पिनिंग में हुआ है। हम फिर धागा बना के बेचते रहेंगे, वैल्यू एडिशन में उस तरीके से नहीं इन्वेस्टमेंट हो रही है। हाँ, स्पिनिंग तो है, लेकिन देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि हमने जो भी इंसेंटिव दिया है वो स्पिनिंग को नहीं दिया, हमने जो कपड़ा बना रहे हैं उसको भी नहीं दिया।
हम तो उस वैल्यू एडिशन में जाके उनको जो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह स्पिनिंग जो है वो कन्वर्ट होगी इनटू वैल्यू एडिशन, और मेरा ख्याल में ये हम टर्फ को भी ज़रा थोड़ा रिवाइज और करेंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े कंपनीज ने ये टर्फ लिया है। अब चाहेंगे मीडियम साइज़ कंपनीज एंड स्मॉल जो मीडियम साइज़ कंपनीज जो हैं वो भी इसमें आएँ, ताकि ये एक वेल स्प्रेड आउट इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। लेकिन आपकी बात जो है वो आपकी बात में ये सही है कि इस वक्त स्पिनिंग में गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल में वो बैक टू बैक अपनी वीविंग उसमें भी और वैल्यू एडिशन में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वैसे दरामदात की तरफ आते हुए इधर आप भी कह रहे हैं कि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल है, एलएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं। पिछले साल एक आइडियल मौका था, हुकूमत कहती ज़रूर रही, नदीम बाबर साहब, डॉक्टर रफ़ी शेख साहब के जी हम हेजिंग की तरफ सोच रहे हैं ताकि सस्ता ऑयल फ्यूचर के लिए हेज कर लें। एलएनजी का बड़े अच्छे मौके थे, हमें तो जो अपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं उसका स्वाप मिल रहा था, नहीं किया। पिछले साल एक मौका ज़ाया किया जब कोविड बहुत ऊपर था, कीमतें बहुत नीचे थी, जो एक मौका मिल रहा था, आइडियल मौका। नहीं देखें शाहजेब, मैं तो आपको बताता हूँ कि मैं जब 2008 में और 9 में था तो आपको याद होगा कि ऑयल प्राइसेस जो हैं 144 से नीचे आई थी $27 पे। मैं मर गया था इनको कह के हेज करो हेज करो। इनका ये जो हमारी यहाँ मिनिस्ट्री पेट्रोलियम हो या जहाँ भी हो, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो हेज से इस तरह डरते हैं जैसे कबा गुलेल से जाता है। उनका ख्याल ये होता है कि हम कोई पोजीशन ले लें और फ़र्ज़ करें उसके अगेंस्ट चली जाए। तो देखें ना, $27 पे जब आई थी तो उससे नीचे डाउन साइड रिस्क तो बहुत थोड़ा था ना। इसी तरीके से अभी जब पिछली साल 114 से नीचे 37 पे आए थे, तो बिल्कुल आपकी बात हेजिंग होनी चाहिए थी। तो ये हेजिंग के मतलब ये बिल्कुल इतने एवर्स हैं, और इनको कहा जाए तो कहते हैं हाँ जी हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हमें ये एक मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा कि एक हमारे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा कि हम इसको प्रोफेशनली डील करें। जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं नीचे जाती हैं, तो एक हमारा जो कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इस मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के पास, जो इन चीज़ों को हेज करे और मतलब पाकिस्तान को फ़ायदा हो उसका। सब अब मगर अब मसला ये कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, ऊपर से प्लानिंग का बड़ा फुकदान नज़र आया। फर्नेस ऑयल से अब भी बिजली बनी, अब नज़र आ रहा है कि शायद सितंबर अक्टूबर में भी बनेगी, क्योंकि उस वक्त बहुत महंगी एलएनजी मिल रही थी और कॉन्ट्रैक्ट मनसूख किए। तो आप तो बिजली की कीमतें बढ़ाने के खिलाफ हैं, जो IMF से पिछले वादा करके गए थे वो भी आपने नहीं किया। मगर जो फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई का फिर बोझ आएगा सामने जब महंगे फर्नेस ऑयल से बिजली बन रही होगी। बिजली की कीमत तो हमारा ख्याल यही है कि हम जो अपना रास्ता लिया है कि हम बेसिकली जो हमारी पेमेंट्स हैं उनको एक्सटेंड करेंगे, और इंशाल्लाह बिजली की टैरिफ्स को बढ़ाना जो है हमारे लिए वो हम पॉलिसी डिसीजन है कि अब नहीं, अभी तक नहीं बढ़ाएंगे, इस साल में नहीं बढ़ाएंगे। तो फिस्कल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन पेट्रोल अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया तो फिर तो कुछ ना कुछ पास ऑन करना पड़ेगा, और उससे कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन तो ज़रूर होगी। लेकिन शाहजेब आपको ये भी मालूम होगा कि हमारा इस वक्त बेस इफेक्ट आने वाला है आपके, जो क्योंकि पिछले साल जुलाई अगस्त सितंबर में प्राइसेस बढ़ी थी, तो आप देखेंगे कि हमारी प्राइसेस एक तो उस तरीके से कम होंगी। दूसरा ये है कि हम इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ साथ चल रहे हैं, बिकॉज हम इंपोर्ट कर रहे हैं फूड, हमारी फूड इन्फ्लेशन चल रही है। अब कितनी देर जो है इंटरनेशनल फूड प्राइसेस ऊपर रहेंगी, बिकॉज इस वक्त ये डेकेड की सबसे ज़्यादा लेवल है, और अब ये चांसेस हैं कि ये अब ब्रेक होगा ये, और ये नीचे आनी शुरू करेंगी। तो हमारी फूड प्राइसेस जब नीचे आएंगी तो वो इस चीज़ को अकोमोडेट करेंगी। मगर जो ऑयल प्राइसेस का मामला है वो सिर्फ बैनुल-अक़वामी कीमतें मुंतकिल करने का नहीं है ना। आपने तो 610 अरब रुपए का PDL जमा करना है। आपको तवक्को थी कि ईरान के मामला तय पाएंगे अमेरिका के साथ तो शायद कीमतें नीचे आएंगी, मगर वो तो जो ओपेक ममालिक हैं उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में इख्तलाफात हो गए, तो कीमतें ऊपर हैं और नीचे आने की तवक्को भी कम है। तो आप 610 अरब रुपए का PDL अगर आपने जमा करना है तो उसके लिए आपको मुंतकिल करेंगे आप? अभी इस वक्त तो हम इजाफा नहीं करेंगे। बाय द वे, मैं तो ये देखें, मेरा तो अपना एक ईमान है कि हमने नियत की हुई है कि यार हमारे गरीब आदमी को बोझ ना पड़े। तो मुझे तो लगता है कि ये थोड़ी ये आपस में प्राइस वॉर होगी, क्योंकि अभी इस वक्त जो ओपेक के ऊपर एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो तकरीबन $78-79 से नीचे 72-73 पे आ चुकी है। और ये ज़रा सा एक और झटका लगा तो ये प्राइस नीचे जा सकती है, क्योंकि इनकी प्राइस वॉर शुरू हो गई।
तो हम उस वक्त फ़ायदा उठाएंगे। अभी इस वक्त जो है वो हम बोझ नहीं डालेंगे अपने अवाम पे। मतलब अगर आपने जिम्मेदारी ली कि सितंबर में अगर दोबारा आईएमएफ के पास हम जाते हैं, क्योंकि आप आईएमएफ के प्रोग्राम से निकलना भी नहीं चाहते, हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है उसके तहत शायद हमें आईएमएफ की जरूरत भी रहेगी, तो मनाएंगे कैसे कि जी हम रेवेन्यू का टारगेट भी पूरा करेंगे, डेफिसिट का टारगेट भी पूरा करेंगे, पीडीएल के तहत कीमत भी नहीं बढ़ाएंगे, बिजली की कीमतें भी नहीं बढ़ाएंगे, कैसे मनाएंगे उन्हें? जी देखें, जो आपकी पीडीएल है ना, इसकी ऑफसेटिंग हमारे पास और रेवेन्यूज़ हैं, बिकॉज ये तो नॉन एफबीआर रेवेन्यूज़ है ना, तो और हमारे पास रेवेन्यूज़ हैं जो हमने रखे हुए हैं। तो उससे पीडीएल अगर 600 बिलियन पे नहीं जाता तो हमारे पास वो हम उनको डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे। और दूसरा ये है कि हमारे इस वक्त जो मुझे जो खबर, अभी तो खैर हमारे कोई 12-13 दिन ही हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह हमारे जो एफबीआर के रेवेन्यूज़ भी आर ट्रैकिंग अपवर्ड्स, और वो उसमें भी आप देखेंगे गुंजाइश होगी, हम उनको दिखा सकेंगे कि हमने जो रास्ता लिया है वो बिल्कुल ठीक रास्ता है, कि पिरामिडिंग नहीं करेंगे, लेकिन हम बेसिकली बेस को अपना बढ़ाएंगे और उसकी वजह से हम रेवेन्यू ज़्यादा लेके आएंगे। मगर आप खुद भी एफबीआर के जो 4,732 उन्होंने जमा किए उससे मुतमईन है, क्योंकि पहले टारगेट 4,963 अरब था, 2.1% की जीडीपी तरक्की और 6.5% की इन्फ्लेशन के साथ था और कम इंपोर्ट्स के साथ था। अब इन्फ्लेशन 8.9%, जीडीपी तरक्की 3.94% और इंपोर्ट्स भी ज़्यादा, जिससे रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठे हुए। तो उन्हें 4,900 से ऊपर आपके ख्याल में इकट्ठे करने चाहिए थे, 800 से ऊपर, या आप मुतमईन है कि ठीक इकट्ठा गया? बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल में देखें उन्होंने आखिरी, क्योंकि ये मोमेंटम था, तो आई थिंक आखिरी 8-10 दिनों में, 15 दिनों के बीच में जितनी मेहनत करनी चाहिए थी वो नहीं की, क्योंकि उनको ख्याल था कि 4700 तो वैसे ही हो जाएगा। तो लेकिन अब वो मैंने इसमें इन पर जोर डाला हुआ है, और ये कमेटी जो बनाई हुई है हमने, ये ब्रॉडनिंग की और रिटेल साइड की, वो मैं खुद चेयर कर रहा हूँ और हर हफ्ते मैं मीटिंग्स ले रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारे पास आप देखेंगे कि हम ये जो है आउट ऑफ द बॉक्स जो चीज़ें लेके आएंगे, और जो मैंने हरासमेंट ख़त्म करने की बात की है, उससे मुझे तवक्को है कि जो हमारा टैक्स पेयर है वो आगे बढ़ेगा और वो अपनी जिम्मेवारी जो है पूरी करेगा। इंशाल्लाह जो है 5.8 ट्रिलियन जो है वो हम करेंगे। सब वो आप टैक्स बेस वाइडन करने की भी बात करते थे, रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है उस हवाले से, मगर उनकी इनकम को जो नॉर्मल टैक्स के हिसाब से अप्लाई करने की बात थी वो तो आपने वापस ले ली। क्या रियल एस्टेट सेक्टर के दबाव में आ गए? नहीं, इतना तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखें, रियल एस्टेट को हमने सिर्फ ये कैपिटल गेंस जो हैं, उनके जो रीट के कैपिटल गेंस हैं, उनको हमने रीट को बढ़ावा देने के लिए उसको 25 से 15 किया है। बाकी जो है 29% हमने था, 29 को 20 किया है सिर्फ, और बाकी तो कोई चेंजेस नहीं की। और जो हमारे ख्याल में हमारे रियल एस्टेट में हमें काफ़ी पैसे आएंगे हमने टैक्स के बीच में। तो ये मेरे ख्याल में ये एक मिसकंसेप्शन है कि इनको बहुत हमने छूट दे दी है। हाँ, हमने थोड़ा रैशनलाइज ज़रूर किया है कि जो उनका वो 10 टाइम्स के ऊपर जो था उसको 29% की बजाय उसको 20% कर दी। मतलब मगर ये उस वक्त पैसे ज़्यादा आएंगे जब मार्केट वैल्यू पर जो ट्रांजैक्शन हो रही है, वही बुक में भी नजर आया। अभी हमने देखा एक बड़ा फ़र्क होता है। शहबाज राना की एक स्टोरी है जिसमें ज़मीन.com के जब डेटा से कंपेयर किया गया है तो 13 अरब रुपए का गैप है सिर्फ बैरिया टाउन, DHA और गुलशन इकबाल की ट्रांजेक्शन्स में, जो कि मार्केट वैल्यू पर अगर ट्रांजेक्शन होती तो आपको, तो ये जो इतना फ़र्क है इसको कैसे आप गैप को मीट करेंगे? बिल्कुल होंगे, और ये देखें, ये दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिनको हमने ठीक करना है। और ये हम जो छोटी छोटी चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना हमने ये करनी है। और ये जो है रियल एस्टेट के बीच में जो बेसिकली जो एक अंडरस्टेटेड जो वैल्यूज़ हैं वो अभी तक ठीक नहीं हुई। हालांकि 2 साल पहले ये लॉ बन गया था कि इसको मार्केट के ऊपर करना है, तो ये बड़ी चीज़ है। इसके ऊपर बिल्कुल आपकी बात है कि हमने इसके ऊपर काम करना है। और दूसरा ये है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, हमारे पास ब्रॉडनिंग के लिए इस वक्त 7.2 मिलियन वो हैं कि मतलब जिसको कहते हैं कि इंडिविजुअल्स हैं या कंपनीज़ हैं जिन्होंने जो टैक्स नहीं देते। अब 7.2 मिलियन को अगर सही तरीके से हम चले जाएं, वरना हालांकि हमने तो अभी पिछले 3 साल में 13 मिलियन नोटिस भी भेजे हैं, उसका रिज़ल्ट कोई इतना ख़ास तो नहीं था। लेकिन इस दफ़ा जो है हमें चाहिए कि सही तरीके से उनके पास जाएं
आए, उनको कहें हम आपको हरास नहीं कर रहे, लेकिन ये आपने टैक्स देना है। एक साइड ये है। दूसरी साइड पे हमारा रिटेल सेक्टर शाहज़ाब में है, ये इज़ 18 ट्रिलियन रुपीज़, 18 ट्रिलियन का रिटेल सेक्टर है, और सिर्फ हम कैप्चर करते हैं 3.5 ट्रिलियन, 3.5 ट्रिलियन, 1/6 ऑलमोस्ट हम सिर्फ कैप्चर कर रहे हैं, और उससे सिर्फ 150 बिलियन बना रहे हैं। तो उसके ऊपर जब हम एक्सपेंशन करेंगे पॉस मशीनों के थ्रू और ऑटोमेशन के थ्रू, तो और फिर ट्रैक एंड ट्रेस, ये अभी इंशाल्लाह वो आ जाएगा, तो हम काफ़ी उसमें एक ऐसी जो हैं प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम ट्रैक एंड ट्रेस करेंगे, और फिर हम ये कर रहे हैं कि सप्लायर चेन जो है उसको हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रॉम वेयर द मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है टू द रिटेल। और वो जितनी लाइंस हैं, बड़ी बड़ी लाइंस हैं, वो हमने अगर पहले सिर्फ मल्टीनेशनल से ही FMCG से भी पकड़ना शुरू कर दिया, तो वो भी कंसिडरेबल अमाउंट है। सो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी काम हो रहा है इसमें। अच्छा, मगर मुझे ये बताएगा कि क्योंकि इंपोर्ट आपके लिए मसला है, अब और ज़ाहिर जो वीट है उसके आउटपुट पर पहले ही सवालात उठाए जा रहे हैं। जब 27.3 मिलियन टन का आउटपुट आया है, पैदावार हुई है, 3.8 मिलियन टन का अगर स्टॉक मौजूद है, तो पाकिस्तान की ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास गंदम मौजूद है। अब 3 मिलियन टन इंपोर्ट क्यों करने जा रहे हैं जब पहले ही दरामदी हमारे ऊपर प्रेशर है, अगर हमारे पास इतनी सारी गंदम मौजूद है और इतनी बड़ी पैदावार हुई है? शाहज़ाब इस पर रिस्क नहीं ले सकते। देखें, हमारे पास 27.3 मिलियन टन की प्रोडक्शन हुई है, हमारी जो डिमांड है वो 29.5 है, क्योंकि उसको अफगानिस्तान वगैरह मिला लें, हम ऑलरेडी 2 मिलियन टन शॉर्ट हैं। तो उसके ऊपर मतलब हमने कुछ थोड़े स्ट्रेटेजिक रिज़र्व, थोड़ा हमारा कैरी ओवर भी होगा, स्टॉक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये अब हम अपने जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बिल्ड करना शुरू करें। आप देखें ना, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ के गई थी, ये मैंने शुरू किए थे 2009 में, मैंने स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बनाने शुरू किए थे। वो जब नून लीग आई थी तो उनके पास 4.5 मिलियन टन पड़ा हुआ था। उन्होंने अगले 5 साल मज़े से गुजार दिए, आहिस्ता आहिस्ता उसको खाते रहे। लेकिन जिस वक्त देखें, और उन्होंने प्राइस भी नहीं बढ़ाई। ये अभी हमें ये फार्मर का भी ख्याल रखना चाहिए, और कमोडिटी ये ऐसी है, इतनी सेंसिटिव कमोडिटी है, इस पर हम रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं चाहता हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारे 5 मिलियन टन होने चाहिए। इस दफ़ा तो अगर हम करेंगे तो 1 से 1.5-2 मिलियन टन सिर्फ स्ट्रेटेजिक रिजर्व रह जाएंगे, बाकी तो हम कंज्यूम कर जाएंगे। मतलब मगर आप चीनी भी इंपोर्ट करने जा रहे हैं 1 लाख टन, हालांकि 1.5 मिलियन टन का तकरीबन स्टॉक मौजूद है शुगर मिल मालिकान के पास, जो कि अगले क्रशिंग सीजन तक के लिए काफ़ी है, मगर उसके बावजूद कीमतें भी बढ़ाए जा रहे हैं, उस तरीके से इंटरवेंशन भी नहीं हो रही। इस हवाले से आप क्या करेंगे? इनको रेगुलेट करेंगे या दरामद करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, इनको भी रेगुलेट किया जाएगा, लेकिन हम भी और भी करेंगे। देखिए, जब मार्केट को ये पता होता है ना कि इनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व पड़े हैं और ये फ्लड कर सकते हैं मार्केट, फिर वो इंसान के बच्चे बनते हैं। तो हमारा काम ये है कि ये 1 लाख टन नहीं है, मैंने अभी कहा है इनको कि 1 लाख टन और करें, सो दैट वी शुड बेसिकली हैव अनफ स्टॉक विद अस, कि अगर हमें कि ये अगर होल्डिंग करने की कोशिश करेंगे, कि अभी हमारे पास जो स्टॉक है, मुझे बताया गया है कि टिल एंड ऑफ नवंबर, मिडल ऑफ मार्च तक काफ़ी है। मैं कहता दैट्स नॉट गुड इनफ, बिकॉज ये फिर इसका मतलब है हम अक्टूबर में जाके स्लिपरी स्लोप पे चले जाएंगे। तो वी विल हैव अनफ स्टॉक्स ओवर हियर सो दैट मार्केट शुड नो कि ये जो है प्रॉफिटियर्स हैं, ये मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। मतलब ये बताइएगा, आप हुकूमत से पहले ही कहते थे नैब के हवाले से और उसके कवानीन में तब्दीली के हवाले से, अब तकरीबन सारे वज़रा कह रहे हैं PSDP नहीं खर्च हो रहा, LNG के मसाइल आ रहे हैं, क्या इस कानून में तब्दीली होने जा रही है नैब के? सर, करना है इसका करना इंशाल्लाह होगा। आप देखेंगे चंद हफ्तों में इसके ऊपर पेशरफ्त होगी। मतलब आपने जब खुद हुकूमत में आए तो आपको भी नज़र आ रहा है कि बड़ा मुश्किल है ब्यूरोक्रेसी के साथ से काम कराना इस वक्त नैब की वजह से? बिल्कुल नहीं करे काम। ये तो ऐसा है कि जिस तरीके से अगर कोई ऐसा आ जाता है इशू जिसमें 2 राय हों, तो उसके ऊपर वो चुप करके बैठ जाते हैं, दे सिट ऑन दी एज। बिल्कुल नहीं काम कर रहे, बिकॉज डर रहे हैं। वो ऐसी चीज़ें हैं। देखें ना, अब जो कतर से जो गैस आई है, वो पहले 13.7 थी ऑफ द ब्रेंट, तो और अभी उन्होंने ली 10.3 के 10.4% ऑफ द ब्रेंट। मतलब इतनी रिडक्शन हुई, उसके बाद वो भी फाइल मंगवा ली उन्होंने नैब ने।
अब मुझे बताएं कि क्या लोग डर गए हैं। वो कहते हैं कमाल है यार, 20-25% का रिडक्शन हुआ है, उसके भी नैब ने फाइल मंगवा ली। तो ये जाहिर, ये मतलब ये बिल्कुल और जिस तरीके से कुछ लोग जो हैं ट्रीट हुए हैं पिछले चंद सालों में, तो ये डर तो है। बहुत शुक्रिया तकी साहब की गुफ्तगू आपने